Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेशावर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहले तो कहा गया किसी को मुलाकात ही नहीं हुई, कोई ऐसा मुआहदा ही नहीं हुआ, अभी मुआहदे की बात ही नहीं हुई तो सबसे पहले शिबली फराज ने ट्वीट कर दिया कि नहीं हमारी कोई बात नहीं हो रही। बहरहाल मैं तो पार्लियामानी जमहूरियत का हामी हूँ, बात होनी चाहिए और इसकी वजह यह है कि पार्टी को बचाने की जो अंदर से कोशिश हो रही है वो पॉजिटिव है एंड आई विल सपोर्ट। अगर इसके साथ बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा कि पार्लियामेंट में आएँ, मतलब आज के मैं इस प्रोग्राम में उनसे कहूँगा कि अभी तक वो स्पीकर के पास नहीं गए, उन्होंने स्पीकर के हाथ में अपने अलग-अलग इस्तीफे नहीं दिए तो कानूनी तौर पे वो उनको देने पड़ेंगे। यानी वेरिफिकेशन नहीं हुई अभी, नहीं हुई तो वेरिफिकेशन नहीं हुई। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो एक पॉइंट आप ये लेते हैं कि क्या हमारी गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से पूछा गया। तो मैं तो कहूँगा आइए पार्लियामेंट में बैठें और अपना रोल प्ले करें, ऐसे ना करें जिस तरह आप कर रहे हैं। इस तरह रोल प्ले नहीं हो सकता पार्लियामानी डेमोक्रेसी में, प्लीज़। और ये 5 दिन छोड़ें, आप जब चाहे आएँ। दुनिया में आप तो हाई पार्क को जानते हो, फिरते हो तो वहाँ पे हर आदमी कोई ना कोई तकरीर कर रहा है। हाइड पार्क जो है ना इस्लामाबाद में नहीं है, वो लंदन में है, वो F9 नहीं हम बना सकते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं सर बना सकते हैं। वहाँ पे हर आदमी इनसे पूछे, yes, कोई आदमी वोट के हक में बोल रहा होता है, कोई वोट की मुखालफत कर रहा होता है, कोई मजहब के हक में बोल रहा होता है, कोई मजहब की मुखालफत कर रहा होता है। अटॉर्नी जनरल ने कल बहुत खूबसूरत बात की जब उन्होंने कहा ना कि जिनको हमें I9 और I8 वाली जगह दे दें जहाँ मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ था, तो उसने कहा वो तो छोटी पड़ जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ 15-20 हज़ार आदमी आते हैं। क्यों जी, आपका सरकासिज्म जो है मैं समझ गया उसको क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेट हिम, ही हैज राइट। देखिए एज इमरान खान as a voter, registered voter in Pakistan politics, he has a right to speak whenever and whenever। बिल्कुल जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है, उनकी पार्टी को इजाज़त देता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को वही फराख दिली दिखानी चाहिए थी और जो पंजाब में उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जितने के टीयर गैस फायर किए गए, जिस तरह लोगों के घरों को फैलांगा गया, जिस तरीके से आपने पुलिस का इस्तेमाल किया वो नहीं होना चाहिए था। आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जो आने वाले वक्त में हुकूमतों को इस फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, उधर इस्लामाबाद में जितने बंदे इकट्ठे हुए फूलों के हार लेके खड़ी होती सड़क के, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं असल में ये कहना चाह रहे हैं। मैं इफ्तिखार साहब देखिए बात सुने कि जमहूरियत या आइन या कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आप इतनी बातें करते हैं, बातें नहीं करता, आई बिलीव इन इट। तो फिर हुकूमत को हमने वही चीज बतानी है ना कि आप ऐसे प्रेसिडेंट आई बिलीव इन इट, एवरीबॉडी बिलीव इन इट। सब्जेक्ट टू लॉ होती है, सब्जेक्ट टू लॉ सबके लिए होती है, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं होती। सबके लिए आप इस तरह सबके लिए होनी चाहिए। दूसरी बात, जितनी आसानी से इमरान खान चले गए उतना यह आसान नहीं हुआ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाए, जिस तरीके से इमरान खान को कमिटमेंट दी गई है मेरी इत्तला के मुताबिक, हम इलेक्शन 6 तारीख को करा देंगे। इफ्तिखार साहब आप डिसएग्री करें मगर मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने देना। 6 को कराएंगे, 2 तारीख को कमिटमेंट की बात कर रहे हैं पे बात नहीं। कमिटमेंट मैंने जो कमिटमेंट सुनी है आज पार्लियामेंट में उसकी प्राइम मिनिस्टर की। चले जावे आप बताएं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सीधी बात की है आज तक? मुझे नहीं पता। ठीक है, देखें जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है यह बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की फेवर में नहीं है। मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का पता है। जिस तरह इस वक्त मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ना वो IMF से डील करना चाहते हैं, ना वो इस इकोनॉमी के बारे में कोई फैसला करना चाहते हैं, ना इनकी अपनी पार्टी में इतने ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि अगर हमने इस सिचुएशन को और आगे चलाया तो एक सेकंड पीजिए, मुझे बात मुकम्मल कर दूं। अगर इस सिचुएशन को बुलाया तो ये हमारे लिए खतरनाक होगी और उसके फायदा उठाने के लिए अब जो इत्तेहादी बैठे हैं, दोस्त अहबाब बैठे हैं, तो किसी ख्वाहिश पे तो ये मुल्क नहीं चलना ना। मुल्क को किसी तरीकेकार से चलाना है, पैसे से चलाना है। पैसे आपके पास है नहीं है, IMF के साथ आप डील करने बैठे, उधर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर आप एक ऐसा ऑप्शन अडॉप्ट करें जो इसमें मुल्क की भी भलाई है, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भलाई। ये वही भलाई है जिसका मियां नवाज शरीफ ने 3 दिन पहले आपसे एग्री किया। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं आ रही तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। तो खुदारा एक बात देखें कि इस पूरी एपिसोड में पिछले जो 6-8 हफ्ते से बातचीत हो रही है इलेक्शन की, इसमें मुल्क को कौम कहां है?
हर पार्टी अपना अपना फैसला कर रही है, हर अपने अपने मुफादात का। प्राइम मिनिस्टर चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहे मगर फैसले ना करें, हुकूमत चाहती है कि हम हुकूमत करें, इत्तेहादी चाहते हैं हम इत्तेहादी रहे लेकिन हम फैसले ना करें। और भाई अगर एक आखिरी बात, अगर आपको इस चीज का पता था कि पीछे आपको ट्रैप्स बचाए गए हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन ये है, तो फिर आप आए क्यों हुकूमत में? आखिरी बात भी होगी आपकी। बात यह है कि ऑब्जर्वेशन सारों की, उनका जी नारे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, सब ने नारे लगाए हुए हैं। किसी ने पेट फाड़ने के लगाए हैं, कुछ करता है। नारों की बात ही नहीं कर रहा भाई, आप ऐसे गलत बात में करें। मैंने नारे के करीब भी नहीं गया। मैंने तो ये बात की है, अमली बात ये की है कि 5 दिनों की बात की है, मैं नारे वाले के आपने नारे लगाए हैं। वो तो कह रहे हैं कल जो नारे सारा दिन का कभी सुन लिया, कहाँ पे लगे नारे? कल जो जुलूस था जहाँ सारा था उसमें नारे वाले। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं नारा सुने नहीं, आपके वो खान, तो मैं हेलीकॉप्टर को देखता रहा। अब वो बात ये है कि ये सब लगाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब आपको भी पता है नारे कहीं से भी लगें, छोड़ दें इनको। ये सिर्फ रिटॉरिक होता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कहता है मैं खूनी हो जाएगा, वो मैं पेट फाड़ दूंगा, ये छोड़ दें। एक दूसरा, बड़े लोगों ने कोशिश की कि पीपीपी को ख़त्म कर दें, बड़े लोगों ने कोशिश की पीएमएलएन को ख़त्म कर दें, बड़े लोग आज बात कर रहे हैं कि पीटीआई की इसको ये टूट जाएगी, ये होगा, कोई नहीं टूटता। ये एक एनालिसिस होता है, एक बात होती है। और जमहूरी निज़ाम में, और जमहूरी निज़ाम के अंदर इसी पार्ट में ये मसला तय कर ले कि टूट सकती है या नहीं टूट सकती है, और मैंने क्यों कहा। ठीक है, चलें जी, हम ब्रेक पे चलें। ब्रेक के पास वापस आते हैं, इसमें हम करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपके लिए यही। वेलकम बैक टू डीएनए। ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था मैं, एक और जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहा जी कि शायद सीजे ने कहा कि शायद उनको मेरा ऑर्डर मिला नहीं है या उनको पता नहीं चला, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। कल जब लोग आ रहे थे इस्लामाबाद में, उस वक्त न्यूज़ आ रही है कि सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड। वो जो लोग रोडों पे खड़े, उनको क्या वही आएगी कि सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है? थिंक अबाउट इट। उनको वही आएगी? नो, उनको नहीं पता। लेकिन पुलिस को ऑर्डर्स हुए, पुलिस वाज वर्किंग अंडर ऑर्डर्स, और उन्होंने इम्पोज किया, और फिर वो जो कोशिश आपके सामने जो जावेद ने भी एक जिक्र किया वो हुआ। लेकिन ये जो बुखारी साहब जो बात होती है कि जी ये पार्टी टूट जाएगी, वो पार्टी टूट जाएगी, हमने पीपीपी को भी देखा है, पीएमएलएन को भी देखा है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमें ज़रा थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई है कि फ़लाँ पार्टी बेकार है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, फ़लाँ पार्टी बेकार है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बहस जो है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, वरना पार्टियां एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करती थी, एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करती थी और मुल्क के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती थी। ये जो रवाज नया पड़ा है हमारी सियासत में, और ये जो नई एक वोकैबुलरी हमारी सियासत में आई है, ये बहुत ही तकलीफ़देह है और ख़त्म होनी चाहिए जितनी जल्दी भी हो सके। लेकिन देखिए, जो बात हम कर रहे थे वो फिर उसको थोड़ी सा आपने उसका तज़किरा फिर दोबारा किया। सेक्शन 144 का ऐलान बहुत पहले हो गया था, उनके जुलूस के शुरू होने से पहले बता दिया गया था कहाँ कहाँ सेक्शन 144 है। और अब अगर आप ये कहें कि किसी को ये पता नहीं था कि रेड जोन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ये वो एक्सक्यूज़ हैं जो हम दे तो सकते हैं, लेकिन ये पता सबको था। इमरान खान साहब को बिल्कुल ये टाइम से बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। वो उनकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है या उनके मैसेज में अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था जिसकी वायलेशन हुई। अब सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों में भी वो कारामद होगा, उसमें वो क्या कहते हैं वो हम देखेंगे और हमें इंतज़ार करना चाहिए उसका। लेकिन जो कुछ भी कल हुआ, क्या इमरान खान साहब कुछ हासिल करके गए उससे? द आंसर इज़ नो, बिकॉज दो चीज़ों का मुतालबा था उनका कि मैं उठूंगा नहीं जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, मैं उठूंगा नहीं जब तक असम्बली तहलील करने की डेट नहीं मिलेगी। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं पहले सेगमेंट में उसका तज़किरा कर चुका हूँ। जो लफ्ज़ उन्होंने एग्जैक्टली इस्तेमाल किए वो ये कि डिक्टेशन आप अपने घर में दें, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जो है उसके ईवान में आपकी डिक्टेशन नहीं चलेगी। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, 1 साल 2 माह साथ उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है, कैन दे डू इट और कांट दे डू इट? दो चीज़ें फैसला करेंगी। एक तो ये कि हुकूमत किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करती है, किस तरीके से वो लेजिस्लेशन करती है, और दूसरा ये कि जो हमारे अदारे हैं आईनी वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर वो पार्टीजन का रोल अदा नहीं करेंगे,
तो ये असेंबली भी चलेगी, ये हुकूमत भी चलेगी। अगर लाडलेपन वाला जो एलिगेशन है, जो खालिस्तान एलिगेशन है, उसको अनडू करना पड़ेगा हमारे आईनी इदारों को कि इमरान खान के साथ कोई स्पेशल एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट होता है, तो हम तवक्को करते हैं कि थिंग्स विल कम बैक टू द नॉर्मल। क्यों जी इफ्तिखार साहब? आई एग्री विद इट कि ये मामला इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है, और जो जिस पे आपको बहुत इतराज़ हुआ मेरे रवैये पे और मेरी ऑब्जर्वेशन पे पार्टी के बारे में, मैं दोबारा ये कहता हूँ कि कल जो भी दबाव था और जो भी कल फैसला हुआ, ये इमरान उसमें शामिल नहीं है। इमरान को पसंद नहीं आया ये मामला, बिल्कुल पसंद नहीं आया। इमरान साहब तो बाकायदा हेलीकॉप्टर पे आए। अब टाइम में, अगर टाइम लाइन में चीज़ों को देखा जाए, फिर आपको बात समझ आएगी। कितने बजे वो हेलीकॉप्टर में आए, कितने बजे वो ट्रक पे बैठे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन कब शुरू हुई, पहले बाबरवान नहीं पेश हुए, फिर बाबरवान कब पेश हुए, पहला पार्ट ऑफ दी पिटीशन डिस्कशन कब हुई, फिर ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने कब ली, फिर तीसरी ब्रेक कब ली, और चौथी ब्रेक पे क्या फैसला हुआ, और फिर अपना उन्होंने मार्च आगे शुरू किया। वो हारो ब्रिज के ऊपर 2 लड़के भी बेचारे गिर के दरिया सिंध में बेचारे फौत हो गए। बात यह है, पार्टी को बचाने की कोशिश करना हर पॉलिटिकल फिगर का फ़र्ज़ होता है। पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इसको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब वोट मिले हैं, तो एक आदमी की ज़िद के ऊपर पार्टी तबाह हो जाए या पार्टी को नुकसान हो जाए, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते जो इलेक्टेबल है ख़ास तौर पे। तो उन्होंने कोशिश की और मैंने इसका इजहार किया। अब वो पार्टी उस तरह टूटती है या नहीं टूटती, जैसा नून और शीन की बात बहस मैंने नहीं की। मैंने नहीं कहा कि नून और शीन हो जाएगी और यहाँ कोई इसका धड़ा लगा हो जाएगा। ये जो बंदा कहता था वो कल नजर नहीं आया कहीं। वो आया नहीं, वो था अपने घर के बाहर, उसने जलसा किया था। तो मेरा मसला ये है, देखें बात सुने, अगर ये बात नहीं, आपको मैं बंद कर देता हूँ, अगर आपने उसको उनको आप अपनी बात तो पूरी कर लेना, अपनी बात तो पूरी करें ना। करें। बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये ऑफर की गई थी लीडर ऑफ द अपोजिशन से कि आइए बैठिए, हम बैठ के आपके साथ मिसा के मईशत पे बात करना चाहते हैं, ही रिफ्यूज्ड। सो अब जो दूसरे गए हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, उन्होंने तो वो बात मान ली है ना कि हाँ डायलॉग होना चाहिए, और पार्लियामेंटी जमहूरियत में डायलॉग के बगैर। खान साहब, आपने शरारत से बाज आना है कि नहीं? क्या मैंने आप असल में कहना ये चाह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात पर इसलिए मजबूर हुए कि वो 20 लाख का मजमा तय नहीं हुआ था ना, हमें बेवकूफ बनाए ना हमारे साथ बैठ के। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात है, चाहे 10,000 थे या 30,000 थे या 40,000 लोग थे, मैं उन नंबर्स पे नहीं जाना चाहता। पहली बात जाना चाहिए भी नहीं, डिसएग्री करूंगा कि जो लोग मुज़ाकरात में बैठे थे उनको इमरान खान की कंसेंट नहीं थी, ये हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में इसकी गुंजाइश और खास तौर से ये ऐसे ही है कि जैसे इधर शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर फैसले कर रहे हैं, जो कि हो ही नहीं रहा। तो ऐसा पाकिस्तान की जमहूरियत में मुमकिन ही नहीं है। अच्छी बात है, डायलॉग होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर जो शिद्दत पॉलिटिकल शिद्दत आई हुई है, उसको ख़त्म होना चाहिए। अवाम की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन करवाने से हो, चाहे वो पार्लियामेंट के कंटिन्यू करने से। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो क्यास है, इकोनॉमिक क्यास है, पॉलिटिकल क्यास नहीं है, इकोनॉमिक क्यास है। अगर इकोनॉमिक क्यास से आप निकल पाते हैं, निकलने का आपके पास बेहतर सोल्यूशन है हुकूमत के पास, तो चलना चाहिए। लेकिन हुकूमत को यह भी तो समझना चाहिए ना कि अगर वो आगे जाते हैं, अगर महंगाई होती है, नए टैक्सेस लगते हैं, तो उसका फायदा किसको होगा? ये वो डिस्कशन है जो पीएमएलएन में हो रही है। ये वो डिस्कशन है जिसकी वजह से पीएमएलएन की लीडरशिप घबराहट में है। ये उनको इस चीज का अंदाजा है कि जितना हम इस हुकूमत में आगे जाएंगे उतनी परेशानी है, और अगर हम स्टेटस को में रहते हैं तो वो भी किसी को नहीं पता। ये मुल्क देखें, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो अदारे हैं उनको भी अपने अपनी लिमिट में रहना चाहिए, उन्होंने बात की है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जब आप इकोनॉमिक फैसले नहीं करेंगे तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, एक सेकंड ना, जब आप पाकिस्तान में रहने वालों लोगों के कंसर्न तो होंगे ना, तो आपको उन कंसर्न को एड्रेस तो करना। ये हम करेंगे अगले कंसर्न, अगले सेगमेंट। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की इफ्तिखार साहब ने कि वो कब आए हेलीकॉप्टर पे, किस वक्त आए, लोग थे कि नहीं। ये जो ऑपरेंडा है, मॉडस ऑपरेंडा, ये सब करते हैं, सारों ने किया है। और एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आ रहा था तो जहाज़ लेट चल रहा था हीथ्रो से। क्यों? वो जल्दी चल रहा था, बेग पार्टन। तो
एक आदमी बिजनेस क्लास में गिर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, पुलिस आ गई, मेडिकल डॉक्टर्स आ गए। अच्छा, वो बंदा एक आंख से खोल के देख रहा है और दूसरी तरफ से कह रहे जी मर रहे। बाद में पता चला वो एक डिलेइंग था कि ताकि जहाज़ टाइम पे पहुंचे और लोग पहुंच जाएं इस्लामाबाद, ताकि मियाँ साहब को रिसीव किया जाए। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। Why deny it? I was there. नहीं, आपकी बात ठीक है। ये हर पार्टी करती है, हर पार्टी करती है, हर पार्टी करती है। कमाल की बात की मैंने, लफ्ज़ कमाल इस्तेमाल की मैंने, ये हाँ कमाल है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, 2008 और 13 के दरमियान सर ये हो गया, छोड़ दे। MLN की हुकूमत थी, तो उस वक्त क्या हो रहा था? सर ये हर पार्टी करती है, PPP सब करते हैं, छोड़ दें आप। मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा ये कमाल है। It was planned, it was organized, it was known to Imran Khan what is going to happen. It was known to the Chief Justice of Pakistan what is going to happen. And everybody knows it when their neck is on the news. एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ सर। वेलकम बैक टू DNA। इस सेगमेंट में हमने बात करनी है, ये तो पॉलिटिकल होता रहता है, वो ठीक है वो गलत है, दिस कंटिन्यूज। अब बात आनी है, एक तो 17 जुलाई को वो जो डी सीटर्स हैं उनके इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये जो EVM है ये बिल अबॉलिश हो गया है और ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी इस सेक्शन में बात करेंगे। बुहारी साहब जी, मैं इसमें दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जिस तरीके से लॉ पास हुआ था, अगर आप रिकॉल कर सके मेरे साथ मिलके, जिस तरीके से वो एक दिन के अंदर कोई 62-63 बिल जो है वो पास हुए थे, ये उसका हिस्सा था। इसके ऊपर ना कोई डिबेट हुई थी, ना इसके ऊपर डिबेट के बगैर इसको लॉ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये कानून कहता है, ये प्रोसीजर कहता है, लेकिन बहरहाल ये बन गया। तो अब उन्होंने इसको अंडू कर दिया है। एक तो इसके अंदर से AVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन माइनस हो गई है, और दूसरा जो राइट ऑफ वोट दिया था टू ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा बिल जमा हुआ है नैब के बारे में, उसमें मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग चेंजेस हैं। एक उसमें रिमांड जो है वो 90 दिन से 14 दिन कर दिया गया है। जो मुद्दत है चेयरमैन नैब की वो 3 साल कर दी गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि पहले आप प्रूफ इकट्ठे करेंगे, फिर आप बंदे को पकड़ेंगे। ये नहीं कि किसी की इंक्वायरी की एक दरख्वास्त आई है कहीं से और आपने बंदा उठा लिया। तो मैं समझता हूँ अगर कानून को रिफाइन कर लिया जाए, अगर कानून के अंदर से लुकूनाज ख़त्म कर दिए जाए, तो मेरे ख्याल से कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वैसे खदशा था इमरान खान साहब को कि ये पहले नैब को ख़त्म करेंगे, नैब को उन्होंने ख़त्म नहीं किया, कानून अमेंड कर दिया है। दूसरा, उनको ये पता था कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात है, ये चूँकि इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी है, और दूसरा जो IMM आलम ने कहा और राजा रियाज ने आज कहा कि सारे पाकिस्तान के अंदर हर जगह इंटरनेट नहीं है, गाँव और ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ मशीन कैसे चलेगी? और अगर आपने वहाँ मैनुअल कराना है तो फिर सारा मैनुअल ही रखे। तो ये 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं। मैं समझता हूँ लेजिस्लेशन जो है, जिस भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होगी वही अवाम की तौक़ात पर पूरी उतरेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज़ आप सब पे बोलें। एक जो मेरा पॉइंट है कि आप इसे एग्री करेंगे, इन्होंने जो बात की, ये जो ड्रैकोनियन लॉ है कि इफ्तिखार साहब घर पे इनको पकड़ के बंद कर दो, ये अच्छा किया कि नहीं उन्होंने? आई थिंक ये अच्छा किया, और ये करना चाहिए था इमरान खान को। ईमानदारी की बात है, मतलब 4.25 साल वो रहे और वो पढ़ लिखा दावा करते हैं, उनको कर दें। ये बात आई है ज़रा AVM की तरफ। देखें, ये AVM के बारे में 2 फैसले ऐसे हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहले तो है कि जो सेक्शन 94 और सेक्शन 103 इसमें तरमीम की, बाकी तमाम जो डिबेट हुई थी वैसे का वैसा रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। अब इन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाबात जो करा रहे हैं, इसमें आप EVM को इस्तेमाल करें ताकि हमें पता लगे पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे क्या निकले। एज एक्सपेरिमेंट उन्हें क्या करें, ताकि इस तरह की वोटिंग की तकनीकी अफादियत, राजदारी, सिक्योरिटी और माली इम्कानात का पता लगा सके। 4 पॉइंट की वजह से उन्होंने कहा कि इस पर किया जाए। फिर उन्होंने कहा सेक्शन 103 में तरमीम की है। उन्होंने कहा ज़िमनी इंतखाबात में, यानी कि ये बात थोड़ी सी आगे भी बढ़ी है कि ज़िमनी इंतखाबात में EVM और बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम के इस्तेमाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग, ताकि पता लगे अच्छा है ना बुरा। लेकिन जिन दोस्तों ने, एक दोस्त है हमारा, वो इंग्लैंड में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट एक तरमीमी बिल 2017 समुंदर पाकिस्तानियों के लिए इंतखाबी हकूक़ पर शबखून मारा गया है। अब बड़े मज़े की बात है, जिस मुल्क में ये तशरीफ़ रखते हैं और रहते हैं वहाँ पे ये EVM है ही नहीं सिरे से। आई एम टॉकिंग एंड आई एम रेफरिंग
to the place where PJ also lives. नहीं मगर वो आपके दोस्त मोहन सलाई साहब ने भी तो कुछ फरमाया ना, वो आपने तज़किरा नहीं किया। ईमानदारी है। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ सर। बात उन्हीं की ये पढ़िए आपके पास साइड पे। अरे नहीं, हाँ, सॉरी। अब बड़े मजे की बात है कि ये उस मुल्क में रहते हैं। Many countries of the world, including England, France, Germany, the Netherlands, and the United States have banned the use of EVMs. Okay? इंडिया में एक कोशिश की गई, लेकिन इंडिया में कैसे की गई? It took 20 years. It took 20 years. तो बात ये है कि अच्छा, फिर दूसरी बात है, एक फ़र्क क्यों रखा जाए? मतलब आप मेरे दोस्त, मैं आप तो मुखातब हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाएंगे आप? जी। नहीं, मैं आपके कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ आपने जो बात की है ना, जो बरतानिया में और जिन मुल्कों में वहाँ पोस्टल वोटिंग होती है, वो और चीज़ है ना। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट ईवीएम और पोस्टल वोटिंग। सर वेयर इट सूट्स, इंडिया में भी है पोस्टल वोटिंग, हमारे यहाँ भी है। नहीं, हमारे में है। वी आर टॉकिंग अबाउट ईवीएम। ऐसा ना करें ना, यू आर इतना पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे वही यू आर, आई एम नॉट। तो मैं क्या, आपने मेरी बात ही भुला दी। मैं क्या बात करना चाह रहा चलें, बड़ी शायद आपके दोस्त मोहन सलाई ने मोहन सलाई ने जो देखो, वो बाद में करें सर। मोहन सलाई ने एक बड़ी बात की है। मोहन सलाई का शरीफ माफिया अरबों डॉलर्स भेजने वाले लाखों पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल से बेदखल कर दिया। I like you, Munas. You are one of the young person coming into the politics of Pakistan, along with Bilawal, Mariam, and others. ब्रिलियंट भी ऐड कर रहे हैं। Please remember one thing: पैसा आता रहेगा, डॉलर्स आते रहेंगे, और ये जो तासर दिया गया था ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट में ज्यादा डॉलर आ रहे हैं, वो तासर भी पिट गया पिछले महीने। डॉलर लोगों ने भेजे और पिछले महीने के मुकाबले में ज्यादा भेजे। सो यू आर राइट, ये एक कोशिश थी, नहीं हमारे लिए काबिल कबूल, इसलिए कि हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते, इतनी मशीनें नहीं लगा सकते, इतनी हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वादा किया गया कि ज़िमनी इंतखाबात में करवाऊंगा। चलें जी, एक पॉइंट है, आई हैव टू इनका बिल्कुल आंसर इट। अभी तो मैंने पूरी, आई एग्री विद मोहन सर, आप बताएं। मैंने तो अभी ये नहीं कहा कि कहाँ बेल्जियम, एस्टोनिया, जॉर्डन में। हाँ जी, वी डोंट हैव मच टाइम। देखिए, ईवीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्शन की शफाफियत। इलेक्शन की शफाफियत के लिए कोई भी रिफॉर्म्स की जाती हैं उसको कबूल करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिफॉर्म्स वो हैं जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कबूल हों। इलेक्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है, ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ईवीएम की जिस तरीके से मरहलावार वो लाना चाहते हैं, मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा, होना चाहिए। क्यों? अब पीटीआई नहीं सपोर्ट करेंगे? नहीं, पीटीआई करे ना करे, जो बात ठीक है वो करनी चाहिए ना। मरहलावार अगर इसको 2028 क्या 2032 तक भी प्रोसेस होनी चाहिए ना। इंडिया में प्रोसेस और उसमें जो चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि आपके इलेक्शन, बाहर के इलेक्शन होते हैं, ठहर जाना, मुझे आप पूरा टाइम दें। ये क्या मतलब सर? वो जो ब्रेक मुझे कह नहीं, ब्रेक है तो फिर आप बुलवा लें, मेरे से क्या बात करवा रहे हैं आप? आप करते जाएं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक टू डीएनए। डेमोक्रेसी हमेशा वो होती है कि जो अगले को मौका दे, अगर मौका नहीं मिलता है ब्रेक के बाद मौका दे। और मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ, ईवीएम पे आप खत्म करें, क्या कह रहे हैं? देखिए, ईवीएम की बात क्लियर होगी, अगली बात है ओवरसीज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, वो लोग आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवर $30 बिलियन आपके अगर वो रोक लें तो सोचे आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है। बात यह है कि आप अगर उनको ये लेके आ रहे हैं कि सीटें उनके लिए मुख्तस कर देंगे, तो ये तरीकाकार गलत है। ये तरीकाकार गलत है। आप आईनी तरीका आपको वही है कि उनको वोटिंग राइट दें। आप नहीं, आईनी तरीका वही है कि उनकी सीटें रखें। सर, सीटें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है। नहीं, एक सेकंड बुखारी साहब, बात ही अगर आप उनकी सीटें रखते हैं तो आज एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो अपनी मर्जी के जितने मर्जी बंदे ले आए। बात यह है कि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन एलोकेटेड होती है, एलोकेटेड आइन में लिखा जाएगा। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। पॉइंट यह है कि मैं तो इस चीज के भी हक में हूं कि औरतों को जो आप रिजर्व सीट पे लाते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। औरतों को पॉलिटिकल पार्टीज को बाउंड करना चाहिए कि इतने % लोग औरतों को आप वोट दें।
देखिए वो आपके उतनी काबिल हैं जितनी आप हैं। नहीं, और हमारे यहाँ रवायत है कि औरतें डायरेक्ट इलेक्शन जीतती हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में बेगम आबदा हुसैन है। सीट्स की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं आप? वन वर्ड आई कैन वाइंड अप। जो हिंदुस्तान में तरीकाकार है, उन हिंदुस्तानियों के बारे में जिनको एनआरआई कहा जाता है, हम उस पर भी गौर कर सकते हैं। ये ठीक है, मेरे ख्याल से हम सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जो है उसके बारे में बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात हो हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। लीडर इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। जो इस वक्त टॉप नॉचिंग कश्मीरी लीडरशिप है, उसमें बहुत बड़ा कद है इनका। और हिंदुस्तान ने उस आवाज़ को दबाने के लिए जितना ड्रैकोनियन लॉ का इस्तेमाल करके उनको सजा सुनाई है, उसके ऊपर जो दो बातें खुद यासीन मलिक ने कही है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा अगर मैं टेररिस्ट था तो मुझसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों मिला था, और दूसरा ये कि अगर मैं टेररिस्ट हूँ एक सबूत ले आए तो मैं जो सज़ा कहें उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, सियासत छोड़ दूंगा। अब अगर आपने सिर्फ एक मुजाहिद की आवाज़ को दबाना है तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एज ए कंट्री विच सपोर्ट्स द कश्मीरी स्ट्रगल, हमें हर दुनिया के कैपिटल में जाके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और तमाम फोरम्स, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे वो OIC है, चाहे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, जहाँ जहाँ भी हमारे बस में हो, और इन ऑल इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड हमें डेलीगेशन भेज के उनको क्यों और जानी चाहिए? ये जो इस वक्त इंसानी हकूक की तंजीमें दुनिया में, यूनाइटेड नेशन से लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक, हर फोरम ये पर क्यों सो रही हैं? इनको यूक्रेन में तो नजर आ रहा है, इनको कश्मीर में नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह ये इंजीनियर किस्म का फैसला किया गया। वो अंधे हैं, आप सही बात कर रहे हैं, वो अंधे हैं। भैया कैन आई यूज वन वर्ड फ्रॉम यासीन मलिक? मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा, कैसा मुनासिब लगे सजा दें, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी दें। यासीन मलिक। बिल्कुल सही कहा। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। जावेद, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार, थैंक यू। द लेजेंडरी इफ्तिखार एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी, आज लेजेंडरी गायब कर दो।